हेलो गाइस, माय नेम इज़ अनिकेत काड़े। आई एम फ्रॉम रेसिट यूनिवर्सिटी। तो मैं आज आप सभी को जो फर्स्ट सेमेस्टर में जो एनाटॉमी के क्वेश्चंस जाचुत एग्ज़ाम को जो पूछे जाते हैं उस क्वेश्चन को मैं विथ फुल एक्सप्लेनेशन एंड विथ प्रॉपर आंसर्स में आपको बताऊंगा। ये आंसर्स और ये जो क्वेश्चंस के आंसर जो मैं बताऊंगा ये प्रॉपर आप करके जाएंगे तो आप इजीली एनाटॉमी पास हो सकते हो। आपके फेल होने के चांसेस कोई भी नहीं है, तो आप इजीली पास हो सकते हो इस एनाटॉमी में। तो चलो हम देखते हैं कि पहला क्वेश्चन जो है, सब्जेक्ट एंड कंटेंट ऑफ एनाटॉमी इट्स प्लेस इन अ नंबर ऑफ बायोलॉजिकल डिसिप्लिन्स, द वैल्यू ऑफ एनाटॉमी फॉर द स्टडी ऑफ क्लिनिकल डिसिप्लिन्स फॉर मेडिकल प्रैक्टिसेस। तो सबसे पहले क्वेश्चन को हमें डिवाइड करके करना है। तो पहला जो क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में पहला सब क्वेश्चन है कि सब्जेक्ट एंड कंटेंट ऑफ एनाटॉमी। तो सब्जेक्ट एंड कंटेंट ऑफ एनाटॉमी में हमें सबसे पहले बताना है कि ह्यूमन एनाटॉमी क्या है। ह्यूमन एनाटॉमी इज़ द साइंस ऑफ ओरिजिन, डेवलपमेंट, फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। जैसे एनाटॉमी में है कि बॉडी के जो डेवलपमेंट के साइंस है, डेवलपमेंट के पार्ट्स है, बॉडी कैसे डेवलप होती है। पहले सबसे पहले चाइल्ड होता है, चाइल्ड के बाद एडल्ट के बाद ओल्ड। जैसे 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 बॉडी ऐसे चाइल्ड से एडल्ट से ओल्ड ऐसे बॉडी डेवलप हो जाती है। तो सबसे पहले क्या हुआ, साइंस ऑफ ओरिजिन की बॉडी कैसे ओरिजिन हुई, ह्यूमन बॉडी जो है उसके ओरिजिन क्या है, उस ओरिजिनेट कैसे हुई। फिर बॉडी के स्ट्रक्चर जैसे बोन्स है, मसल्स है, लिगामेंट्स है, ये सब इसमें हम ह्यूमन एनाटॉमी में देखते हैं, सीखते हैं ये। तो ये हो गया, ये होगी डेफिनेशन। ह्यूमन एनाटॉमी इज़ द साइंस ऑफ ओरिजिन, डेवलपमेंट, फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, फिर बाद में हम देखेंगे कि एनाटॉमी स्टडीज़ है। एनाटॉमी में क्या क्या स्टडी होता है। एनाटॉमी में होता है एक्सटर्नल फॉर्म्स ऑफ एंड प्रोपोर्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। जो बॉडी का एक्सटर्नल फॉर्म्स है, प्रोपोर्शंस है बॉडी के, उसकी स्टडी हम एनाटॉमी में करते हैं। उसके बॉडी पार्ट्स, इंडिविजुअल ऑर्गन्स एंड बॉडी की डिज़ाइनिंग, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, ये सब चीज़ें हम ह्यूमन एनाटॉमी में सीखते हैं। और एनाटॉमी में क्या रहता है कि स्टेजेस रहते हैं, डेवलपमेंट के स्टेजेस, ह्यूमन डेवलपमेंट के स्टेजेस, चाइल्ड टू ओल्ड एज, चाइल्ड टू अडल्ट, अडल्ट टू ओल्ड एज, ऐसे जो स्टेजेस रहते हैं। ये स्टेजेस जैसे 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 इवोल्यूशन हो जाता है बॉडी में, तो वैसे वैसे बॉडी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल फीचर्स बॉडी के बढ़ जाते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि मेन स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इन द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। जैसे जैसे इवोल्यूशन होती है वैसे वैसे बॉडी का स्ट्रक्चरल फीचर्स, फंक्शनल फीचर्स बढ़ते रह जाते हैं, ऑर्गन्स की साइज़ बढ़ती जाती है डिफरेंट एज पीरियड्स में। और जो जैसा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उस एनवायरनमेंट के हिसाब से अपनी बॉडी एक कंपैटिबिलिटी फॉर्म करती है एनवायरनमेंट में। और ये हो गया सब्जेक्ट एंड कंटेंट ऑफ एनाटॉमी। अब देखेंगे कि इट्स प्लेस इन नंबर ऑफ बायोलॉजिकल डिसिप्लिन्स। तो सबसे पहले क्या है, एनाटॉमी बिलोंग्स टू वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज। बायोलॉजिकल साइंसेज जो है उसमें एनाटॉमी का सबसे बड़ा रोल है। क्योंकि जो हमें अगर एनाटॉमी का एक्यूरेट नॉलेज हो, जैसे शेप, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी, इन चीज़ों का अगर हमें परफेक्टली एक्यूरेट नॉलेज हो तो हम कौन सी भी डिसीज़ का प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सब एनाटॉमी, ये जो है एनाटॉमी बेस है। जिसके एनाटॉमी परफेक्ट हो गई ना, वो उससे आगे फिजियोलॉजी में, बायोकेमिस्ट्री में जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप तुम आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे तुम्हें कंसेप्ट अपने आप क्लियर हो जाएंगे। जिसकी एनाटॉमी परफेक्ट है, जिस एनाटॉमी एक बेस है, तो बेस परफेक्ट होने के लिए सबसे पहले हमें बोन्स, मसल, सब ये चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि हमें क्या चाहिए। बायोलॉजिकल साइंसेस में क्या है कि एक्यूरेट नॉलेज ऑफ शेप, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी अगर हमें है तो हम कौन सी भी डिसीज़ प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट कर सकते हैं। फिर है एनाटॉमी, क्लिनिकल साइंसेस ऑफ एनाटॉमी। क्वेश्चन में जो ये क्वेश्चन होगा, तीसरा सब क्वेश्चन है। तीसरा सब क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ एनाटॉमिकल एंड क्लिनिकल डिसिप्लिन्स एंड फॉर मेडिकल प्रैक्टिसेस। ओके, अब मेडिकल प्रैक्टिसेस में क्या है कि सबसे पहले अगर तुम्हें
एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ही पता नहीं है, बॉडी के स्ट्रक्चर ही पता नहीं है, तो हम कोई भी क्लिनिकल प्रैक्टिस, कोई भी थेरोटिकल प्रैक्टिस हम कर नहीं सकते. विदाउट नोइंग द एनाटॉमी वी कैन नॉट परफॉर्म द क्लिनिकल प्रैक्टिसेस और थेरोटिकल प्रैक्टिसेस. तो सबसे पहले हमें एनाटॉमिकल नॉलेज इम्पोर्टेंट है. तो एनाटॉमी एक बेस है, सिस्टमिक नॉलेज है, सिस्टमिक नॉलेज का एक फाउंडेशन है एनाटॉमी. तो एनाटॉमी लेज द फाउंडेशन फॉर सिस्टमिक नॉलेज अबाउट द स्ट्रक्चर, टोपोग्राफी, स्ट्रक्चर रिलेशनशिप बोथ एट द थेरेटिकल एंड प्रैक्टिकल लेवल्स. तो इस क्वेश्चन में हमने सबसे पहले देखा कि द सब्जेक्ट एंड कंटेंट ऑफ एनाटॉमी, ठीक है, इस प्लेस इन बायोलॉजिकल डिसिप्लिन्स, द वैल्यू ऑफ एनाटॉमी, स्टडी ऑफ क्लिनिकल डिसिप्लिन्स एंड फॉर मेडिकल प्रैक्टिसेस. तो इसमें देखना है कि हमें सबसे पहले बताना है ह्यूमन एनाटॉमी की डिफिनीशन में. ह्यूमन एनाटॉमी इज़ द साइंस ऑफ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी. फिर एनाटॉमी में क्या क्या स्टडी करते हैं? एनाटॉमी में स्टडी करते हैं कि एक्सटर्नल फॉर्म्स, प्रोपोर्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी पार्ट्स, इंडिविजुअल ऑर्गन्स, डिज़ाइन, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर. फिर बाद में मेन स्टेजेस होते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के इन द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन. एंड जैसे जैसे प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन हो जाता है वैसे वैसे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल फीचर्स ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गन्स बढ़ते जाते हैं और फंक्शंस और इंक्रीज होते हैं. और फॉर्मेशन ऑफ बॉडी फॉर्मेशन करती है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के हिसाब से. फिर बाद में हमने देखा कि बायोलॉजिकल डिसिप्लिन्स में क्या फंक्शन है. अगर हमें एक्यूरेट नॉलेज हो एनाटॉमी का, स्ट्रक्चर्स पता हो, शेप्स पता हो, बोन्स के, मसल्स के, लिगामेंट्स की स्ट्रक्चर पता हो, तो हम इजीली कोई भी डिसीज़ और डिसीज़ का प्रिवेंशन कर सकते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं, डायग्नोसिस कर सकते हैं. फिर बाद में हमने इसको टीचर को यहाँ पे बताना है कि क्लिनिकल डिसिप्लिन क्या है, कि एनाटॉमी की क्लिनिकल डिसिप्लिन क्या है. अपने को सबसे पहले बताना है कि विदाउट नोइंग द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी वी कैनॉट परफॉर्म द क्लिनिकल नॉलेज और थेरेटिकल नॉलेज. सबसे पहले अपने को बताना है कि हमें एनाटॉमी में सबसे पहले बॉडी के स्ट्रक्चर, पार्ट्स पता होने चाहिए. अगर बॉडी पार्ट स्ट्रक्चर पता नहीं है तो हम कोई भी क्लिनिकल प्रैक्टिस नहीं कर सकते और क्लिनिकल डिसिप्लिन एक्सप्लेन नहीं कर सकते. तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 1. तो हमें इस क्वेश्चन में पढ़ना है कि मॉडर्न प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ एनाटॉमिकल रिसर्च. ओके, तो ये जो आंसर दिया है ये भी वैसे करेक्ट ही है, पर सबसे आसान एक ही आंसर है इस क्वेश्चन का कि मॉडर्न प्रिंसिपल, मेथड्स ऑफ एनाटॉमिकल रिसर्च. एनाटॉमिकल रिसर्च के लिए कौन सी मेथड्स है? सबसे पहली मेथड है माइक्रोस्कोपिक एंड दूसरी है मैक्रोस्कोपिक. और जो तीसरी रहेगी वो है एक्सरे एनाटॉमी. ठीक है, सबसे पहले हम मेथड्स ऑफ एनाटॉमिकल रिसर्च में बताएंगे माइक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक. माइक्रोस्कोपिक में क्या होता है? माइक्रोस्कोपिक में हम विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप की हेल्प लेके हम माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं, एनाटॉमिकल रिसर्च करते हैं. माइक्रोस्कोपिक में बताना है कि माइक्रोस्कोपिक में हम जो बॉडी स्ट्रक्चर है, जो नेकेड आई से देख सकते हैं, जो खुली आंखों से हम जो स्ट्रक्चर, जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करके हम जो स्ट्रक्चर देख सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक. तो बेसिकली 2 मेथड हुए, माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक. और इसमें एक्सरे एनाटॉमी में है. एक्सरे एनाटॉमी क्या है? एक्सरे एनाटॉमी इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटन, इंटरनल ऑर्गन्स, लोकेशन ऑफ ब्लड वेसल्स एंड लिम्फेटिक वेसल विद द यूजिंग ऑफ एक्सरेज. बस इतना, ये 2-3 चीज़ें बतानी है. माइक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोपिक एंड एक्सरे. बस ख़त्म. ये दूसरा क्वेश्चन हो गया. इसमें ज़्यादा कुछ टीचर को बताने की कोई ज़रूरत नहीं और इससे तुम इजीली आसानी से पास हो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. तो तीसरा क्वेश्चन है एक्सेस प्लेन्स इन एनाटॉमी, लाइन्स conventionally drawn on the surface of the body, their meaning for indicating the projection of organs on the skin. Axis allow organs to rotate relative to the position of the body. Okay, तो सबसे पहले हमें बॉडी की क्या क्या एक्सेस है, बॉडी के क्या क्या प्लेन्स हैं, वो सबसे पहले हमें बॉडी की प्लेन्स बताने हैं. ठीक है, बॉडी की प्लेन्स. तो एक्सेस एंड प्लेन्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3. ओके, एक्सेस एंड प्लेन्स. सबसे पहले बॉडी में कितने प्लेन्स हैं? बॉडी में है
तीन प्लेन्स हैं, सजाइटल, फ्रंटल और हॉरिजॉन्टल, ठीक है। सजाइटल, फ्रंटल, हॉरिजॉन्टल। तो सजाइटल प्लेन क्या है? सजाइटल प्लेन है, ये क्या करता है, बॉडी को राइट और लेफ्ट डिवाइड करता है, राइट एंड लेफ्ट डिवीजन ऑफ बॉडी को सजाइटल प्लेन जो है, सजाइटल प्लेन राइट और लेफ्ट बॉडी को डिवीजन करता है। फ्रंटल जो है एंटेरियर एंड पोस्टीरियर को डिवाइड करता है, एंटेरियर एंड पोस्टीरियर को बॉडी को डिवाइड करता है। हॉरिजॉन्टल क्या है? हॉरिजॉन्टल जो है बॉडी को सुपेरियर और इन्फीरियर, सुपेरियर एंड इन्फीरियर में बॉडी को डिवाइड करता है। यह हो गए तीन प्लेन। अब है एक्सेस। अब कौन सा एक्सेस है बॉडी में? एक्सेस कौन से? मेन बॉडी में 4 एक्सेस हैं, ठीक है। वर्टिकल, लॉन्गिट्यूडिनल, ठीक है। फिर है फ्रंटल, फिर है सजाइटल। ये 4 एक्सेस है, वर्टिकल, लॉन्जिट्यूडिनल, फ्रंटल, सजाइटल, और 3 प्लेन्स है, सजाइटल, फ्रंटल, हॉरिजॉन्टल। सजाइटल है राइट एंड लेफ्ट को डिवीजन करता है बॉडी को, फ्रंटल है एंटीरियर पोस्टीरियर को पार्ट को डिवाइड करता है, हॉरिजॉन्टल जो है वो सुपेरियर इन्फीरियर पार्ट्स को डिवाइड करता है। अब जो तीसरा क्वेश्चन था, उस तीसरे क्वेश्चन में क्या क्या पूछा था हमें? एक्सेस, प्लेन्स, ओके, एंड जो बॉडी की लाइंस है, लाइंस कन्वेंशन, अपने बॉडी पे लाइंस रहती है, वो लाइंस कौन सी हैं, तो वो लाइंस हमें बतानी है, ठीक है। हमें सबसे पहले लाइंस बतानी है। चलो ये है, अब हमें सबसे पहली लाइन लीनिया मीडियाना एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, लीनिया मीडियाना एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, लीनिया मीडियाना एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। देखो ये अपनी बॉडी है, जो बीच वाली लाइन रहती है, जो स्टर्नम के लेवल में जो बीच वाली जो लाइन रहती है, मीडियल लाइन, उसको हम बोलते हैं लीनिया मीडियाना एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, ठीक है। लीनिया मीडियाना एंटीरियर, और पिछले साइड जो स्पाइन, अपनी जो स्पाइन है, स्पाइनल कॉर्ड, जो स्पाइनल कॉर्ड के लेवल में पिछले साइड पे जो रहती है वो है लीनिया मीडियाना पोस्टीरियर। तो यहाँ पे अपने को 2 लाइन हो गई, लीनिया मीडियाना एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। दूसरी जो लाइन है वो लीनिया स्टर्नालिस। लीनिया स्टर्नालिस जो है वो जो स्टर्नम रहता है वो स्टर्नम के एजेस को क्रॉस करके जो लाइन जाती है वो लीनिया स्टर्नालिस, ठीक है, लीनिया स्टर्नालिस। तीसरी लाइन है लीनिया मिड क्लेविकुलरिस, लीनिया मिड क्लेविकुलरिस। लीनिया मिड क्लेविकुलरिस जो स्टर्नम से जो अटैच्ड क्लेविकल रहता है, उस क्लेविकल्स के बीच में से जो लाइन पास होती है उसे बोलते हैं लीनिया मिड क्लेविकुलरिस। लीनिया मिड क्लेविकुलरिस जो पास होती है क्लेविकल्स के बीच में से। अब लीनिया एक्सिलरिस, एंटीरियर एंड मीडियल एंड पोस्टीरियर, लीनिया एक्सिलरिस, एंटीरियर
मीडियल पोस्टेरियर। ओके, तो लीनिया एक्सिलरिस एंटीरियर मीडियल पोस्टीरियर। तो हम डायग्राम में देखेंगे लीनिया एक्सिलरिस एंटीरियर पोस्टीरियर। जो आगे वाली साइड रहती है वो लाइन लीनिया एक्सिलरी एंटीरियर, लीनिया एक्सिलरिस एंटीरियर। जो मिडल ऑफ द एक्सिलरी फोसा, ये जो एक्सिलरी फोसा है, ये एक्सिलरी फोसा है, ये एक्सिलरी फोसा के जो मिडल में रहती है वो लीनिया मीडियाना मीडियल एक्सिलरी लाइन। ओके, जो आगे वाली रहती है वो लीनिया एक्सिलरिस एंटीरियर, बीच वाली लीनिया एक्सिलरिस मीडियल, जो पिछले वाली साइड रहती है वो लीनिया एक्सिलरिस पोस्टेरियर। ये 3 लाइन हो गई। अब नेक्स्ट है लीनिया स्कैपुलरिस, लीनिया स्कैपुलरिस और लीनिया पैरावर्टिब्रालिस, लीनिया स्कैपुलरिस, लीनिया पैरावर्टिब्रालिस। जो लीनिया स्कैपुलरिस है वो स्कैपुला से पास होती है, जैसे फिर डायग्राम में दिखा है वैसे स्कैपुला से पास होती है लीनिया स्कैपुलरिस। और पैरावर्टिब्रल लाइन जो है लीनिया पैरावर्टिब्रालिस, वो जो है वर्टिब्रा से पास होती है, वर्टिब्रा से पास होती है, ये से लीनिया पैरावर्टिब्रालिस। तो 4th क्वेश्चन है एनाटॉमी एंड मेडिसिन, द वैल्यू ऑफ एनाटॉमिकल नॉलेज फॉर अंडरस्टैंडिंग द मैकेनिज्म ऑफ डिसीज, देयर प्रिवेंशन, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। तो इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले बताना है ह्यूमन एनाटॉमी की डेफिनेशन बनानी है। ह्यूमन एनाटॉमी क्या है? इट इज़ द साइंस ऑफ फॉर्म्स ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, ओरिजिन, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इकोलॉजिकल एंड सोशल इन्वायरमेंट। ये हो गई बेसिकली ह्यूमन एनाटॉमी की डेफिनेशन। अब ह्यूमन एनाटॉमी में जो मेन रिसर्च मेथड है वो मेन रिसर्च मेथड कौन से हैं? ओपनिंग, डिसेक्शन, preparation. Anatomy provides for systemic measurements, descriptions, sketches, photo, X-ray images of shape, internal structures, positions, topographic relations of organs, body parts. या ये सब जो है वो रिसर्च के मेथड से, जैसे डाइसेक्शन हुई, प्रिपरेशंस हुए बॉडी के, एनाटॉमी का सिस्टमिक मेजरमेंट हुआ, डिस्क्रिप्शंस हुए, उसकी बॉडी की स्केचेस हो गई, एक्सरे इमेजेस हो गई, जो बॉडी के पार्ट्स रहते हैं उसके शेप्स के एक्सरे इमेजेस, बॉडी की इंटरनल स्ट्रक्चर्स, पोजीशंस, टोपोग्राफी रिलेशनशिप्स ऑफ ऑर्गन्स और बॉडी पार्ट्स, ये सब हो गए रिसर्च मेथड। और इसमें और एक पॉइंट हम ऐड करेंगे कि टाइप्स ऑफ एनाटॉमी जो रहती है वो टाइप्स ऑफ मतलब रिसर्च मेथड के टाइप्स जो रहते हैं, रिसर्च मेथड के जो टाइप्स है वो माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक। ये इसमें एक पॉइंट ऐड कर लो कि माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक जो 2 टाइप्स ऑफ रिसर्च मेथड्स। ओके, ये हो गया। फिर बाद में जो एनाटॉमी के टाइप्स हैं, एनाटॉमी में भी इंडिविजुअल टाइप्स आते हैं, सेवरल टाइप्स हैं। वो कौन से हैं? सबसे पहले सिस्टमिक एनाटॉमी में जैसे सिस्टम्स रहते हैं बॉडी में, ऑस्टियोलॉजी, आर्थ्रोलॉजी, गायनेकोलॉजी, ये जो सिस्टम्स है इसको बोलते हैं सिस्टम एनाटॉमी। इसमें क्या होता है कि हेल्दी पर्सन जो रहता है उसके सिस्टम्स बनाए, मतलब अकॉर्डिंग टू सिस्टम्स, बोन्स, जॉइंट, मसल आर डिवाइडेड लाइक ऑस्टियोलॉजी, एंथ्रोलॉजी, ठीक है, आर्थ्रोलॉजी, मायोलॉजी, स्प्लैंकोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी, वैसोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, ऐसे डिपार्टमेंट्स, ऐसे सिस्टमिक सिस्टम्स हैं। ये सिस्टमिक एनाटॉमी के ये टाइप्स हैं। फिर बाद में आता है टोपोग्राफिक एनाटॉमी। इसमें क्या होता है, बॉडी के जो रीजन्स है, पोजीशंस है ऑर्गन्स की, और उनके एक सिस्टम का एक दूसरे से रिलेशनशिप, ये सब चीज़ें टोपोग्राफिक एनाटॉमी में पढ़ाई जाती है। फिर पैथोलॉजिकल एनाटॉमी में क्या है कि डिसीज़ का स्ट्रक्चर ऑफ डिसीज़ ऑर्गन्स, जिस ऑर्गन में डिसीज़ हुआ है, जो ऑर्गन इन्फेक्टेड हुआ है, उसका स्ट्रक्चर, टिश्यूज़ का, सेल्स का, इन लोगों का स्ट्रक्चर पैथोलॉजिकल एनाटॉमी में हमें पढ़ने को मिलेगा। क्लिनिकल एनाटॉमी क्या होता है? क्लिनिकल एनाटॉमी में
जो प्रॉब्लम्स एनाटॉमिकल प्रॉब्लम्स है जो स्पेशल एरियाज़ में, वो इसमें क्लिनिकल एनाटॉमी में हम करते हैं, स्टडी करते हैं, जैसे सर्जिकल हुआ, डेंटल हुआ, रेडियोलॉजिकल और बाकी जो भी गायनेकोलॉजिकल, वैसे क्लिनिकल प्रॉब्लम्स क्लिनिकल एनाटॉमी में हम सीखते हैं। फिर बाद में एज एनाटॉमी में हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं कि जैसे हर पर्सन के वेरियस एज पीरियड्स होते हैं, फ्रॉम बर्थ टू डेथ और आफ्टर डेथ, आफ्टर बर्थ, फ्रॉम बर्थ टू डेथ। ओके, ये हो गया एज एनाटॉमी। बस इतना यहाँ तक अपने को पता है ना। और एक पॉइंट इसमें ऐड करेंगे कि जो ये सब चीज़ें हैं, एनाटॉमिकल नॉलेज जो है, एनाटॉमिकल नॉलेज इज़ नेसेसरी फॉर अ डॉक्टर ऑफ एनी स्पेशलिटी। मतलब कोई भी स्पेशलिटी का डॉक्टर हो, उसको एनाटॉमिकल नॉलेज ज़रूरी है, एनाटॉमिकल नॉलेज उसके पास होना ज़रूरी है। विदाउट एनाटॉमिकल नॉलेज ही कैन ओनली ब्रिंग हार्म। अगर कोई भी पर्सन उसको एनाटॉमिकल नॉलेज नहीं है, तो वो विदाउट एनाटॉमिकल नॉलेज से कोई भी क्लिनिकल डिसिप्लिन्स नहीं कर सकता, कोई भी थेरेपीज़ नहीं कर सकता, कोई भी ऑपरेशंस नहीं कर सकता। तो इसलिए ईच क्लिनिकल डिसिप्लिन बिगिंस विद एन एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल इंट्रोडक्शन। बस ख़त्म, ये हुआ 4th क्वेश्चन का आंसर। इतना तक आप टीचर को बताना है, बस इससे हो जाएगा काम। तो 5th क्वेश्चन है, मेथडोलॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ एनाटॉमी, द आइडियल डायलेक्टिकल डेवलपमेंट ऑफ द इंटीग्रिटी ऑफ द बॉडी एंड द रिलेशनशिप ऑफ इट्स पार्ट्स, यूनिटी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एट्सेट्रा। तो सबसे पहले मेथडोलॉजी क्या है। मेथडोलॉजी ये एक साइंटिफिक स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट जिसमें डिफाइंस गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव एंड लीड्स टू सर्टन रिजल्ट्स। ओके, मेथडोलॉजी समझ में आ गई। अब इसमें क्या होता है, ह्यूमन एनाटॉमी में जो स्टडीड करा जाता है कि ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम का, ये ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम का जो स्टडी होता है वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होता है। एंड फीचर्स ऑफ द फॉर्म स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी कैन नॉट बी अंडरस्टूड विदाउट एनालिसिस ऑफ फंक्शंस एंड स्ट्रक्चर्स। ह्यूमन एनाटॉमी में हमें बॉडी के स्ट्रक्चर और फंक्शन पता नहीं है, तो हम कोई भी ह्यूमन बॉडी का जो पूरी बॉडी है उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, डिसीज़ का प्रिवेंशन, कॉजेस, ट्रीटमेंट अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। इसलिए पहले बेसिकली हमें पता होना चाहिए कि बॉडी के पार्ट्स के स्ट्रक्चर्स, स्कैपुला हो, स्टर्नम हो, ह्यूमर हो, फीमर हो, जितने भी बोन्स हैं उनके स्ट्रक्चर्स, फिर मसल्स हो, मसल्स के स्ट्रक्चर, शेप्स, उनके फंक्शंस, ये फंक्शंस जानने के बाद हम पूरे अपनी बॉडी को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंसिडर ऑर्गन्स विदाउट इंटरकनेक्शन विथ और ईच अदर। मतलब हर एक ऑर्गन का एक दूसरे से इंटरकनेक्शन है। और इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंसिडर ऑर्गन्स विदाउट इंटरकनेक्शन विथ अदर। यही तो है कि ऑर्गन, इसमें क्या बताएं कि ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम का एक दूसरे से इंटरकनेक्शन है, एक सिस्टम दूसरे सिस्टम से कनेक्टेड है और एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन से कनेक्टेड है। बस इस 5th क्वेश्चन में बस अपने को इतनी ही चीज़ें जो है वो बतानी है। बाकी जो नीचे दिया है वो उस पर बस आप एक सिंगल रीडिंग कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पे दिया है कि हैज़ अ सर्टेन स्ट्रक्चर, शेप, परफॉर्म्स मोर वन और मोर फंक्शंस। जैसे ऑर्गन है, ऑर्गन में क्या है, सेवरल टाइप्स है उसके टिश्यूज़ के। फिर बाद में है उसके फंक्शंस, फिर कंपोजिशन ऑफ स्केलेटल मसल, स्ट्राइटेड मसल है, लूज कनेक्टिव टिश्यू है, फिर लिम्फेटिक वेसल्स है, ब्लड नर्व्स। ये बस इसकी एक सिंपल एक सिंगल रीडिंग दीजिए, बस ये 5th क्वेश्चन आपका हो गया। पर ये जो ऊपर की चीज़ें हैं ये बताना मैंडेटरी है। तो 6th क्वेश्चन है हमारा, इंडिविजुअल वेरिएबिलिटी ऑफ ऑर्गन्स, concept of variants of the norm in the structure of organs and the body as a whole and body types. Okay, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि presence of individual variability in the shape of structure of human body allows us to talk about options which are expressed as deviation in the most common cases are taken as the norm. मतलब जो नॉर्मल बॉडी की शेप्स रहती है, जो इन जनरल सभी ह्यूमन में जो नॉर्मल बॉडी की स्ट्रक्चर रहती है, शेप रहता है,
वो हमें देखने को मिलता है सभी में ना एक नॉर्मल स्ट्रक्चर, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का शेप है, तो वो कहलाता है नॉर्म, तो वो नॉर्म कहलाता है। और जो प्रोनाउंस्ड, मोस्ट प्रोनाउंस्ड जो कंजेनाइटल ऑबनॉर्मलिटीज़ रहती है, मोस्ट प्रोनाउंस्ड परसिस्टेंट कंजेनाइटल ऑबनॉर्मलिटीज़ रहती है, उनको कहते हैं एनोमलीज। एनोमलीज मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल सपोज़ किसी पर्सन का जो हार्ट है थोड़ा सा राइट साइड पोजिशनड है, बट वो एनोमलीज का एक सीन है ये कि एनोमलीज बाकी चीज़ों को, अब बाकी सिस्टमों को अफेक्ट नहीं करती। ठीक है, जैसे राइट साइडेड पोजीशन ऑफ द हार्ट ऑल और पार्ट ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स, जिस पर्सन में राइट साइड पोजीशन ऑफ द हार्ट है, पर वो हार्ट की पोजीशन, राइट साइड पोजीशन कोई बॉडी में कोई दिक्कत नहीं दे रही, क्यों, और ज़्यादातर मतलब कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं हो रहे, तो उसको कहते हैं एनोमलीज। और जो एनोमलीज की वजह से जैसे अंडर डेवलपमेंट ऑफ स्कल और लिम्स और स्कल डेवलप नहीं हुए, ये जो एनोमलीज है, ये एनोमलीज को कहते हैं डिफॉर्मिटीज़। और डिफॉर्मिटीज़ जो है वो बॉडी के फंक्शन पे इफ़ेक्ट करती हैं। और अपने को पता है वेरिएबिलिटी क्या रहती है। वेरिएबिलिटी जो रहती है हर एक पर्सन की एबिलिटी है टू रिएक्ट एंड रिबिल्ड रिस्पॉन्स टू इन द एनवायरनमेंट। ओके, द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू रिएक्ट रिबिल्ड रिस्पॉन्स इन एनवायरमेंटल स्टिमुलाई। ठीक है, अब देखेंगे बॉडी के टाइप्स। अब बॉडी के टाइप्स क्या कौन से हैं, तो बॉडी के टाइप्स ये हैं कि सबसे पहले बॉडी के आते हैं तीन टाइप। कौन से? सबसे पहले आता है हाइपरस्थेनिक, नॉर्मस्थेनिक और अस्थेनिक। ठीक है, तीन बॉडी के टाइप हो गए, हाइपरस्थेनिक, नॉर्मस्थेनिक, अस्थेनिक। तो हाइपरस्थेनिक में क्या रहता है? हाइपरस्थेनिक में जो रहता है वो जो पर्सन की हाइट जो रहती है वो मॉडरेट हाइट रहती है, और उसके ट्रंक जो है, ये ट्रंक जो है ये थोड़ी लॉन्ग होती है। चेस्ट जो है, चेस्ट ये वाइडर होती है। ठीक है, चेस्ट वाइडर होती है। और जो शोल्डर्स रहते हैं वो नैरो होते हैं और वाइडर होते हैं, बड़े बड़े शोल्डर होते हैं जो हाइपरसोनिक बॉडी रहती है उसकी। और उसकी जो लोअर लिम है वो भी लॉन्ग रहते हैं, लॉन्ग लोअर लिम। और जो पेल्विस, जो ये पेल्विस रीजन, ठीक है, पेल्विस रीजन ये थोड़ा सा स्लाइटली ऐसा टिल्ट रहता है, ओके। तो हाइपरसोनिक में हमने क्या देखा? हाइट जो है मॉडरेट हाइट है, ट्रंक है लॉन्ग, लार्ज चेस्ट है, शोल्डर वाइडर है, और लोअर लिम थोड़े शॉर्टर लोअर लिम है। मैंने गलती से लॉन्ग बोल लिया, पर शॉर्टर लोअर लिम जो रहते हैं वो शॉर्टर रहते हैं। ठीक है, अब नॉर्मस्थेनिक मतलब हाइपरसोनिक और अस्थेनिक के बीच में ये बॉडी एवरेज बॉडी बिल्डिंग होती है। जो नॉर्मल पीपल रहते हैं उनकी बॉडी बिल्डिंग मतलब ये नॉर्मस्थेनिक, कोई ज़्यादा सब जो पार्ट्स रहते सब एक शेप में साइज़ में रहते इसमें, जैसे लेग्स फिर आर्म्स, ये सब नॉर्मल पोजीशन। हाइपरसोनिक और अस्थेनिक में से बीच में ये बॉडी टाइप है। तो अब अस्थेनिक में क्या होता है? अस्थेनिक में जो पर्सन की जो हाइट है वो लॉन्ग है, लॉन्ग हाइट। ठीक है, लॉन्ग हाइट होती है। उसमें ट्रंक जो होती है इनकी जो ये ट्रंक है, ये ट्रंक जो होती है शॉर्ट ट्रंक होती है। ठीक है, चेस्ट भी इनकी छोटी होती है, शॉर्ट चेस्ट भी इनकी स्मॉल सरकम्फरेंस। ये जो चेस्ट का सरकम्फरेंस है स्मॉल चेस्ट। ठीक है, लेग्स कैसे हैं इनके लेग्स हैं लॉन्ग लेग्स। और जो पेल्विस ये थोड़ा सा एकदम
टिल्ट होता है, रिलेटिवली टिल्ट। ओके, तो 3 टाइप है, हाइपरस्थेनिक, नॉर्मस्थेनिक, अस्थेनिक। हाइपरस्थेनिक में शॉर्ट लेग, शॉर्ट आर्म बट वाइडर, और जो आर्म रहते हैं वो आर्म्स, वो जो मोटे मोटे आर्म्स रहते हैं, शोल्डर्स जो रहते हैं, शोल्डर्स ये मोटे रहते हैं ठीक रहते हैं। ट्रंक इनकी मोटी रहती है, चेस्ट इनकी बड़ी रहती है, लॉन्ग जो एकदम सब भारी भारी चेस्ट रहती है इन लोगों की। नॉर्मस्थेनिक वालों की, नॉर्मस्थेनिक जो रहते हैं वो हाइपरस्थेनिक और अस्थेनिक के बीच में रहते हैं। जो अस्थेनिक रहते हैं उनकी नेक भी लॉन्ग होती है, आर्म्स और लेग्स भी लॉन्ग होते हैं, चेस्ट शॉर्ट होती है, और जो ट्रंक एरिया है वो भी शॉर्ट होता है, और पेल्विस रिलेटिवली टिल्ट होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमन एनाटॉमी एंड एज। ह्यूमन एनाटॉमी and age, features of the structure of organs and bodies in children, adolescents, in youth, mature, elderly, in senile ages and their examples। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ह्यूमन एनाटॉमी जो है, सबसे पहले हमें ह्यूमन एनाटॉमी की डेफिनेशन बतानी है कि ह्यूमन एनाटॉमी इज़ द साइंस ऑफ ओरिजिन, डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ओके, फिर बाद में हमें बताना है कि एज पीरियड्स क्या क्या है। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ पर्सन बिफोर बर्थ, इसको प्रीनेटल पीरियड बोलते हैं। बिफोर बर्थ का जो पीरियड रहता है उसको प्रीनेटल पीरियड, और आफ्टर जो बर्थ है वो पोस्टनेटल पीरियड। ठीक है, फिर बाद में जैसे जैसे एज पोस्टनेटल पीरियड में बेबी का एज बढ़ता जाता है, वैसे वैसे एज पीरियड्स बनाए गए हैं, द अप टू एल्डरली एंड सीनाइल एज। ठीक है, अब हम देखेंगे कि फीचर्स, ऑर्गन के स्ट्रक्चर, हर एक ऑर्गन, हर एक पार्ट, हर एक ऑर्गन सिस्टम में कैसे कैसे फीचर्स और स्ट्रक्चर, जैसे जैसे एज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे कैसे स्ट्रक्चर्स इंक्रीज होते हैं, स्ट्रक्चर्स की साइज़ बढ़ती है और फंक्शनल फीचर्स बढ़ते हैं, वो हम अब देखेंगे। तो ऑस्टियोलॉजी मतलब बोन्स में क्या होता है कि जैसे जैसे एज बढ़ता जाता है बोन्स की ग्रोथ हो जाती है। ठीक है, एट ए स्पेसिफिक एज तक बोन्स की जो ग्रोथ है वो बढ़ती जाती है, ऑसिफिकेशन होता जाता है। बोन्स आर एसोसिएटेड विद देयर ग्रोथ एंड ऑसिफिकेशन। ओके, एंड ग्रोथ ऑकर्स ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ऑसिफिकेशन पॉइंट्स। जो बॉडी में ऑसिफिकेशन पॉइंट रहते हैं, डाइफाइसिस, एपिफाइसिस, जो ये पॉइंट्स है उनकी ग्रोथ होती रहती है। जो एपिफाइजल प्लेट है उसकी ग्रोथ होती है। तो सब्सिक्वेंटली द ओवर ग्रोथ ऑफ एपिफाइजल प्लेट ऑकर्स बाय द एज ऑफ 15-18। जो एपिफाइजल प्लेट है, एपिफाइजल प्लेट की ग्रोथ जो है वो 15 to 18 के बीच में ऑकर होती है। और जो वर्टिब्रा सैक्रम है ये फुल्ली ऑसिफाइड हो जाते हैं 18 to 25 एज में। 18 to 25 एज में क्या होता है, स्टर्नम, रिब्स, वर्टिब्रा सैक्रम ये फुल्ली ऑसिफाइड हो जाते हैं। ये हुआ बोन्स का। अब जॉइंट्स का देखते हैं कि जॉइंट्स में क्या होता है। जॉइंट फॉर्मेशन क्या है, 13 to 16 ईयर्स तक पूरा जॉइंट्स का फॉर्मेशन अपने को दिखने को मिलता है। ठीक है, जब 13 और 16 एज के बच्चे रहते हैं वो उनकी मूवमेंट बढ़ने लगती है, वो दौड़ने लगते हैं, और मतलब बहुत ज़्यादा मूवमेंट उनकी बढ़ जाती है इन कंपैरिजन टू बेबी। ठीक है, उनके स्पाइन की डेवलपमेंट भी हो जाती है। ठीक है, अब देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या चीज़ें होती हैं। न्यूबॉर्न में जो होता है वो टीथ्स डेवलप्ड नहीं होती। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड डेवलप्ड नहीं होती। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड जो रहती है, ये जो ग्लैंड्स और टीथ्स हो रहते हैं ये 20 से 25 ईयर तक डेवलप होते हैं। 20 से 25 ईयर तक इनकी डेवलपमेंट चलती रहती है। ठीक है, और जो फेरिंग्स है, फेरिंग्स की जो डेवलपमेंट है वो 11-12 ईयर्स तक थोड़ी डेवलपमेंट होती रहती है। और वर्टिब्रा की वर्टिब्रा भी डेवलपमेंट होने लगती है। फिर बाद में बिगिनिंग ऑफ इसोफेगस इन न्यूबॉर्न्स इज लोकेटेड एट द लेवल ऑफ 3 to 4 वर्टिब्रा, इन अडल्ट 6 to 7, इन ओल्ड पीपल इट ड्रॉप्स एट द लेवल ऑफ 1 चेस्ट। ओके, द स्टमक इन न्यूबॉर्न्स इज पोरली डेवलप। जो न्यूबॉर्न में स्टमक होता है वो पोरली डेवलप होता है, उसका शेप स्पिंडल शेप रहता है। देन
इट एक्वायर्स द शेप ऑफ अडल्ट बाय द एज ऑफ 11 to 12 एंड शिफ्ट फॉरवर्ड टू द लेफ्ट साइड को शिफ्ट होता है जैसे जैसे बढ़ता जाती है एज उस हिसाब से। सबसे पहले इंटेस्टाइन जो रहती हैं वो इंटेस्टाइन हैज़ अ शॉर्ट लेंथ, इज लोकेटेड हाई, द मेम्ब्रेन्स आर पोरली डेवलप्ड इन द बेबीज by the age of 3 becomes similar in structure to the intestine of an adult. By 11-12 it becomes adult size and position. जैसे जैसे इन एज बढ़ता जाता है वैसे वैसे जो इंटेस्टाइन्स है वो मोर डेवलप हो जाते हैं, उनकी लेंथ बढ़ती जाती है, उनके जो मेम्ब्रेन्स है मेम्ब्रेन्स की डेवलपमेंट भी बढ़ती जाती है। ठीक है, लीवर वैसे ही लीवर एज सेम एज इट लीवर को है। लीवर में क्या होता है, न्यूबॉर्न जो है न्यूबॉर्न में लीवर लार्ज रहता है। ठीक है, फिर बाद में वो लगभग आधा रीचिंग हाफ ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी होता है। ठीक है, ये हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हो गया रेस्पिरेटरी। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम देखेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या चीज़ें वो होती है। नेजल पैसेजेस आर पोरली डेवलप्ड इन बेबीज। द नेजल साइनसेस आर फॉर्म्ड बाय 3 to 7 ईयर। जब 3 से 7 साल के बच्चे में नेजल साइनसेस आर फुल्ली फॉर्म, मतलब पूरी तरीके से नेजल साइनसेस फॉर्म हो जाती है। ठीक है, फिर जब द लैरिंग्स ऑफ अ न्यूबॉर्न इज बिल्ट इन सच अ वे दैट साइमल्टेनियस एक्ट्स ऑफ सकिंग एंड स्वेलिंग आर पॉसिबल। जैसे जैसे बच्चा 3 से 5 साल 3 साल 5 साल जो होता है वैसे वैसे वो स्वेलोइंग करने लगता है। चीज़ें जो भी घर में सब जो कोई चीज़ उसके पास पड़ी है वो चीज़ को सक करने लगता है, उसके टेस्ट करने लगता है, चबाने लगता है जैसे जैसे। तो ये सब लैरिंग्स वगैरह ये चीज़ें इसमें देखिए रेस्पिरेटरी सिस्टम में। ठीक है, फिर क्या है कार्टिलेजेस द कार्टिलेज एंड द लैरिंग्स रीच डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलसेंस। जो एडोलसेंस स्टेज है, एडोलसेंस की स्टेज, उसके कार्टिलेज की डेवलपमेंट एडोलसेंस स्टेज तक होती है। ठीक है, विच इज़ एसोसिएटेड विथ एडम्स एप्पल इन मेन। एडम्स एप्पल इन मेन हम एसोसिएटेड है ये फॉर्मेशन। और जो ट्रैकिया रहता है वो ट्रैकिया रहता है शॉर्ट रहता है इन न्यूबॉर्न। ठीक है, और एज जो होती है 20 एज तक ये 3 गुना बढ़ जाता है। ट्रैकिया जो न्यूबॉर्न में जितना ट्रैकिया वो 3 गुना बड़ा हो जाता है एट द एज ऑफ 20। अब है यूरोजेनिटल सिस्टम। यूरोजेनिटल सिस्टम में क्या होता है, किडनीज ग्रो अप टू 30 to 40 ईयर्स। 30 से 40 साल तक किडनीज की ग्रोथ होती है। ब्लैडर इज लोकेटेड हाई in the middle between the pubic symphysis and the umbilicus, then descends। तो ब्लैडर पहले हाई लोकेशन पे रहता है, फिर इन द मिडल जब मतलब pubic symphysis एंड umbilical जो है उनके भी ऊपर हाई लोकेशन पे वो रहता है, फिर बाद में डिसेंड होता है। टेस्टिकल इन बॉयज़ एट द टाइम ऑफ बर्थ इज़ ऑलरेडी लोअर्ड इनटू द स्क्रोटम। जो बर्थ के टाइम पे जो बेबी होता है, बेबी में टेस्टिकल जो होते हैं वो लोअर्ड रहते हैं स्क्रोटम में। एंड एक्टिव डेवलपमेंट ऑकर्स ड्यूरिंग प्यूबर्टी में एक्टिव डेवलपमेंट होती है। ठीक, फिर इन्वोल्यूशन चालू हो जाता है 50 to 60 ओरी यूटेरस वेजाइना का। ओके, फिर बाद में हिमेटोपोइटिक एंड इम्यून सिस्टम। तो इसमें क्या होता है, थाइमस जो है 16 साल तक मतलब पूरी ग्रोथ उसकी कंप्लीट हो जाती है। फिर 25 से 30 साल तक लिम्फेटिक ऑर्गन्स जो होते हैं वो इनवॉल्यूट होते हैं। ठीक है, इंडोक्राइन सिस्टम में ग्रोथ होती है 20 ईयर्स तक। और फिर बाद में इन्वोल्यूशन मतलब थोड़ा सा बॉडी का जो रिस्पॉन्स रहता है वो बॉडी का रिस्पॉन्स कम हो जाता है 50 के बाद में, आफ्टर 50। ओके,